पिछले 10 सालों में मैंने देखा कि बच्चों में आजकल कुछ बीमारियां बहुत ज़्यादा पनप रही है। बच्चों में डिसऑर्डर्स काफ़ी आ रहे हैं और बच्चों की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है। हाँ, अर्ली इंटरवेंशन यह वर्ड हमेशा और पेरेंट्स ने याद रखना चाहिए। बराबर। जितना अर्ली में इंटरवेंशन रहेगा उतना हम मेडिसिन दे पाएंगे। जितने जल्दी अर्ली इंटरवेंशन करोगे हाँ, उतनी यह दवा अच्छा काम करती है। अच्छा, अरे वो खेलने दो बच्चों को। राइट। आप ऐसी कोई सुविधा करो सोसाइटी में ताकि वो फुटबॉल भी खेले बच्चे और खुद होके खेले। हाँ, क्लासेस नहीं चाहिए बच्चों को। हाँ, हमने सब कुछ मैकेनिकल कर दिया। बहुत बच्चे ज़्यादा। कहाँ से ग्रो होंगे? माता-पिता बहुत कॉशियस हो गए। मैंने हाँ, जैसे बोला हाँ, 15-20 सालों में। तो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम आए ना तुरंत दवा देते हैं। तुरंत चालू करो, ज़रूरत नहीं है। के ओवर बंद कर। मेडिकेशन से भी क्या होता है? इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता। इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ तो बच्चों में जो भूख लगना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता। सबकॉन्शियस थ्योरी ऐसा कहती है हाँ, कि जब बच्चा सोया हुआ है, हुँ। कोई भी नॉर्मल बच्चा भी सोया हुआ है ना, तो उस बच्चे के बारे में ना नेगेटिव नहीं बोलना है घर में। नमस्ते, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेन वाइज़ विद डॉक्टर पल्लवी प्रसाद में फिर से एक बार। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर गिरीश ताथेड़, डायरेक्टर ऑफ ताथेड्स क्लिनिक, होम्योपैथिक कंसल्टेंट सिंस 25 इयर्स, क्रोनिक एंड लाइफस्टाइल डिसीजेज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन ऑटिज्म, एडीएचडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम एंड मेनी मोर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। अभी मैंने जैसा बताया ऑडियंस को कि आप इतने सारे डिसीजेस के लिए, हाँ। क्रोनिक डिसीजेस के लिए हुँ, और हुँ। लाइफस्टाइल डिसीजेस के ऊपर काम कर रहे हैं 25 सालों से। हाँ, हाँ। तो हमें शुरुआत में आप बताएंगे क्या कि हुँ। कौन सा डिसीज आपको बहुत ज़्यादा अभी के माहौल में ज़्यादा फैल रहा है ऐसा लग रहा है? अभी 25 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ होम्योपैथी में और एक पिछले 10 सालों में मैंने देखा कि बच्चों में आजकल कुछ बीमारियां बहुत ज़्यादा पनप रही है। बच्चों में डिसऑर्डर्स काफ़ी आ रहे हैं और बच्चों की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है। हाँ, तो उस पे फिर मैंने धीरे-धीरे काम करना चालू किया। हाँ, तो उसमें मैंने कुछ डिसऑर्डर पाए गए जिसको डिसऑर्डर डिसीज़ नहीं बोल सकते, डिसऑर्डर पाए जाते हैं। जैसे हाँ, ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, रेस्टलेसनेस कुछ बेबी होते हैं या कुछ बेबी थोड़े स्लो लर्नर होते हैं या कुछ बेबी मेंटल रिटार्डेड होते हैं या कुछ बच्चों में आजकल जेनेटिक डिसऑर्डर भी पाए गए हैं। ये तो इस बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल कि हाँ, हाँ। 10 साल 15 साल तक ये नंबर इतना नहीं था। हाँ, हाँ। अचानक से ये नंबर जो इतना बढ़ गया है उसके क्या रीज़न होंगे सर? अभी इसका सबसे पहले रीज़न ये है कि आजकल जो माता-पिता है वो अवेयर हो गए। हाँ, जो माता-पिता पहले जो ध्यान नहीं देते थे हाँ, कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, हाँ, पढ़ रहा हाँ, है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। बराबर। लेकिन अभी 20 सालों में काफ़ी अपना रहन-सहन बदल गया, अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड वो बदल गया। अभी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस आ गया। हाँ, अभी हम आधार कार्ड आ गया, तो बर्थ हाँ, डेट इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, बर्थ डेट थोड़ी मिसिंग होती है तो प्रॉब्लम आता है। बराबर। तो ऐसे कई सारी बातें 20 सालों में बहुत कुछ बदल गई। लाइफ़स्टाइल उस चेंज हो लाइफ़स्टाइल गई। चेंज हो गया, उसके हिसाब से भी पेरेंट्स का ध्यान बच्चों के प्रति काफ़ी बढ़ गया। अपना बच्चा थोड़ा स्लो है क्या? वो हाँ, फ़ास्ट है क्या? उसको हाँ, पढ़ाई बराबर आ रही क्या नहीं आ रही है? वो हाँ, ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? माइलस्टोन अचीव किए माइलस्टोन कि अचीव कर रहा है क्या नहीं? ये सबसे पहली बात। बराबर। दूसरी बात मेडिकल साइंस भी काफ़ी इवॉल्व हो गया। मेडिकल साइंस में अभी डॉक्टर भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो हाँ, डॉक्टर को भी समझ में आ रहा है। तो हाँ, ये 2 बातें बहुत है और अभी ज़्यादातर जो डिलीवरी होते हैं, वो सिटी में होते हैं, तो डॉक्टर को भी समझ में आ रहा है कि ये बच्चों को जो डिफ़िकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम है। यह भी एक कारण है कि यह बच्चे अभी ज़्यादा डायग्नोज़ चालू हुआ है। हुआ हाँ, डायग्नोज़ जल्दी हो डायग्नोसिस रहा है। जल्दी होने लग गए हाँ, और जल्दी डायग्नोस होने की वजह से उनमें जल्दी ट्रीटमेंट लेना या उनमें कुछ थेरेपी लेना ज़्यादा संभव हो पा रहा है, इसलिए नंबर बढ़ गए हैं। यह एक रीज़न है और दूसरी बात जितनी लोक संख्या बढ़ रही है, जितने पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से भी काफ़ी ये लोग नंबर बढ़ते जा रहा है। अभी ये जो कपल्स जो है आजकल के थोड़ा लेट हाँ, मैरिज करते हैं हाँ। या फिर लेट बच्चा होता है, हाँ। तो हार्मोन प्रॉब्लम भी होती है, उसकी वजह से भी ये सारी डिसीज़ेज़ हो सकते हैं क्या? हाँ, एक कारण हुआ क्योंकि लेट मैरिज होता है, क्योंकि जो हार्मोन्स लेवल अपना 25-30 एज में रहता है, बराबर, आफ्टर 25 एज के बाद अभी साइंस बोलता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन या फीमेल हार्मोन थोड़े कम होना चालू होते हैं। राइट। तो उसका इफ़ेक्ट तो होता ही है, लेट मैरिज तो है ही, उसके बाद जो नेचुरल कंसीव होना है, वो हाँ, भी अभी रेशियो कम हुआ है। अभी तो बराबर। आईयूआई हो गया, हाँ, अभी बीच में 15 साल पहले वो काफ़ी दौर चला आईयूआई, अभी वो भी कम हो गया, अभी आईवीएफ का दौर चल रहा है। हाँ, अभी आईवीएफ के बाद अभी सरोगेसी राइट। ये भी दौर चालू हुआ। हाँ, तो इसका क्या होता है, इसका पूरा इफ़ेक्ट ना थोड़ा वो जो प्रेगनेंसी के दौरान, वो जो गर्भावस्था के दौरान माता का जो रहन-सहन होता है, उसकी जो मानसिक अवस्था होती है, उसका भी प्रभाव काफ़ी होता है और उससे भी ऑटिज़्म का रेशियो या ऑटिज़्म के बच्चे ज़्यादा बढ़ गए। राइट। ऑटिज़्म है या एडीएचडी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये काफ़ी बढ़ गए, ऐसा ही देखा गया है। अभी हम बहुत दूर नहीं जाते, हाँ। ऑटिज़्म एंड एडीएचडी तो ये डिसीज़ेज़ है।
डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर्स हाँ। हैं, राइट। सो ये डिसऑर्डर होने से पहले कोई-कोई बच्चों में ज़िद्दीपना ज़्यादा है हाँ, या हाँ। सुनते नहीं हैं या हाँ। एक जगह पे बैठे रहते हाँ, हैं या हाँ। एनर्जी नहीं है हाँ, हाँ। या बिहेवियरल जो भी आजकल बहुत यस, ज़्यादा यस, प्रॉब्लम करेक्ट। हाँ, हाँ। हम देख पा रहे बच्चों में, हाँ, हाँ। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ये तो काफ़ी बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। और नॉट ओनली द मेंटल, फिजिकल भी प्रॉब्लम हाँ, काफ़ी बच्चों में आ हाँ, चुके हैं। क्योंकि अभी आपको पता है, नहीं पता, मुझे ये पता नहीं, कई सारे स्कूलों में अभी एमए साइकोलॉजिस्ट कंपल्सरी किए गए हाँ, हैं, हाँ, है, ताकि कोई हाँ, बच्चा अगर रेस्टलेस हो, कोई बच्चा ध्यान नहीं देता हो, कुछ बच्चे ना एक जगह बैठते नहीं हैं, हाँ, वो ना हमेशा क्लासरूम में घूमते रहते हैं। हाँ। तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाए? तो उनको क्या थेरेपी जा या सकती है कोई-कोई क्या? बिल्कुल बोलते नहीं हाँ, है। बोलते नहीं हैं। हाँ, और तो स्पीच डिले तो एक बहुत अलग ही टॉपिक ही है वो। राइट, स्पीच डिले तो आजकल तो पेरेंट्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर बच्चा बोलना चालू नहीं किया बराबर 2 है। साल के 3 साल के बाद, तो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो तो हाँ, अलग ही बात है। लेकिन जो बच्चे फिजिकल रेस्टलेस होते हैं, जो बहुत बेचैन होते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, गुस्सा होते हैं, तो इन बच्चों के लिए 2 बातें होती है। सबसे पहली बात, होम्योपैथी जो है, यह आपके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। हाँ, यह इसमें कोई ऐसी दवाइयाँ हैं, जो बच्चे का बहुत गुस्सापन है, जो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इतना गुस्सा करते हैं कि दूसरों को मारते हैं, हाँ, पीटते हैं। हाँ, भले वो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में हो, लेकिन मारना-पीटना बहुत चालू रहता है। हाँ। तो ऐसे बच्चों को में होम्योपैथी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। जो बच्चे रेस्टलेस होते हैं, एक क्लासरूम में घूमते रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, तो कंसंट्रेशन नहीं होता। कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो इन बच्चों में होम्योपैथी। और दूसरी बात है, थेरेपी पार्ट भी है। हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है, उनके माता-पिता का होता है। बराबर। अगर माता-पिता ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हाँ, बच्चों में तकलीफ है, हाँ, माता-पिता को समझ में नहीं आया कि मेरे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, तो हुँ, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। बराबर है। ऐसा तो है। अभी जैसे हम बोल रहे कि ये हाइपर हाँ, जैसे जो कम बोलते हैं या हाँ, बोलना बहुत लेट शुरू हाँ, करते हैं या कोई भी माइलस्टोन है जो डिले हो रहा है, करेक्ट, हाँ। ऐसो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? तो अभी उसमें 2 बातें हैं, एक तो स्पीच डिले कंडीशन है, हाँ, हाँ, डिसऑर्डर है, हाँ, और दूसरा ग्लोबल डिले डेवलपमेंट, एक हाँ, डिसऑर्डर है। हाँ, ग्लोबल डिले में क्या होता है कि उनमें बच्चों का जो डेवलपमेंट वो स्लो होता है। हुँ, यानी जो बच्चा 3rd या 4th मंथ में नेक होल्डिंग करता है, हाँ, उसका नेक होल्डिंग नहीं होता है। जो हाँ, बच्चा 5th 6th मंथ में थोड़ा टर्न ओवर बेड में होता है, वो नहीं होता है। जो बच्चा थोड़ा 8th 9th चलना मंथ लेट में हाँ, क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, हाँ, या 12 मंथ्स के बाद थोड़ा बैठना चालू करता है, या सवा डेढ़ साल के बाद थोड़ा खड़े रह के चलना चलता है। तो ये सभी क्रियाएँ उनकी स्लो होती रहती है। हाँ, वो 1 साल के बाद थोड़ा नेक होल्डिंग चालू करेंगे या करेंगे भी नहीं। हुँ, स्लो होता है, यानी वो बच्चे 2.5 साल तक उनका प्रोसेस है, उनको बोलते हैं ग्लोबल डिले डेवलपमेंट। ओके, तो ऐसे बच्चों के लिए उनमें एनर्जी की हमेशा कमी महसूस होना, बॉडी में पावर ना होना, मसल टोन काफ़ी कम होना, या एक शक्ति महसूस होना उन बच्चों में पाया जाता है। लेकिन हाँ, स्पीच डिले जो है, इनमें ग्लोबल डिले डेवलपमेंट नहीं रहता है। वो बच्चे नॉर्मली उनका ग्रोथ होता रहता है, हाँ, लेकिन स्पीच डेवलप नहीं होता। ओके, राइट, तो बच्चे अभी जैसे 6-7 मंथ्स के हो गए, तो वो दद्द, मम्म हाँ, ऐसे बोलेंगे एक वर्ड। हाँ, जब 8-9 महीने के होंगे तो दादा, मामा ऐसे बोलेंगे। 1 साल के हो गए तो और 1-2 वर्ड बोलेंगे। जब वो 16 से 18 मंथ के हो जाएँगे ना, हाँ, तब वो काफ़ी 2 शब्द, मम्मा पानी, हाँ, पप्पा सेंटेंस आए, टाइप, सेंटेंस। हाँ, जब 2 साल के होंगे तो पूरे 3 वर्ड्स के सेंटेंस अच्छे से और कुछ ज़्यादा वर्ड बोलने लगते हैं। हाँ, तो यह प्रोसेस डिले होता है उनमें, उसको हुँ, बोलते हैं स्पीच डिले। हाँ, और कुछ बच्चे 3 साल तक कुछ बोलते भी नहीं हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं स्पीच डिले। बाकी उनका बाकी फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहता तो है। इसके लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन, थेरेपी ये हाँ। सब अच्छे से सजेस्ट कर हाँ, सकते हैं और यस उनको सर, अच्छा यस रिजल्ट सर। है। क्योंकि होम्योपैथी यह इन बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई है। अभी 25 सालों में मेरे पास कम से कम 2,500 से 3,000 बेबीज़ आके गए हैं, हाँ, जो रिज़ल्ट्स इतने अच्छे हैं उनके। हाँ। और ये दे हम कब ऐसे प्रॉब्लम वाले बच्चों को कब आपके पास लेके आना चाहिए? हाँ, सबसे पहले बात तो ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज़्म या ग्लोबल डेवलपमेंट जेन डिसऑर्डर, इनके लिए एक वर्ड है, उनका है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली हाँ, इंटरवेंशन। तो यह वर्ड बहुत ज़रूरी है। हाँ, अर्ली इंटरवेंशन ने क्या कि जितना जल्दी हो सके हाँ, राइट। जितना जल्दी हो सके, जो थेरेपी जो है पार्ट वो 2.5 से 3 साल के बाद चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा स्लो हो रहा है, हुँ, आपका बच्चा आपके पास नहीं देख रहा है, हुँ, या उसका स्पीच डिले है, या हुँ, जिस तरह से वो चलना चाहिए, हुँ, जो उसके माइलस्टोन अच्छे होने चाहिए, वो नहीं हो रहे। हुँ, जित अर्ली इंटरवेंशन, यह वर्ड हमेशा वो पेरेंट्स ने याद रखना चाहिए। बराबर। जितना अर्ली में इंटरवेंशन रहेगा, उतना हम मेडिसिन दे पाएँगे, और जितने जल्दी अर्ली इंटरवेंशन करोगे, हाँ, उतनी यह दवा अच्छा काम करती है। राइट, जितना डिले होता है ना, उतना डिफ़िकल्ट होता है बच्चों में रिज़ल्ट दिखना भी, और बराबर। डिफ़िकल्ट होता है थेरेपिस्ट को भी। तो जितना जल्दी हो सके, हाँ, अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट।
एटलीस्ट, लेकिन मिनिमम 2 साल के बाद। हाँ। हाँ, अभी ये स्पीच के बारे में हो गया। अभी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट जो है खाना खाने हाँ, का है बच्चों का, हाँ, कि सारी माएँ परेशान हैं यस, कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत अलग ही खाना खाते हाँ, हैं। हाँ, और पहले जो था 20 साल 15 साल पहले हाँ, कि बच्चों को बोलना पड़ता था कम खाओ, हाँ, कि ये मत खाओ वो मत खाओ। बराबर है। अभी उनको बैठ के खिलाना पड़ता है, हाँ, बहुत सालों तक खिलाना पड़ता है, और वो जनरली नहीं ही बोलते खाना हाँ, खाने को। तो उसके लिए हम क्या होम्योपैथी दे अभी सकते इसके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मेरा तो कहना है इसके लिए माँ ज़िम्मेदार है। हैं? हाँ, वो तो है, अभी क्या करें। हाँ, उसके लेकिन लिए फिर माँ भी ज़िम्मेदार है। मैंने अभी जो एक आपको मैं कल पैटर्न की, देखा हाँ, है हाँ, कि अभी के सारे ही वैसे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, मैं आपको कल की केस बताता हूँ। वो माँ मेरे पास बच्चे को लेके आई। राइट। मेरी बेटी खाती नहीं है। मैंने हाँ। पूछा, बेटा तुम क्या-क्या खाती हो? हुँ, सुबह में 1 ग्लास दूध पीती हूँ। हुँ, फिर एक बार मम्मी 1 चपाती देती है वो खाती हूँ। हुँ, फिर दोपहर में 2 चपाती खाती हूँ। बराबर। शाम को भी 2 चपाती खाती हूँ। अब वो क्या लगता है उस बेचारे को क्या खाना चाहिए? ओके। हाँ, हाँ, तो 2 बातें हैं। एक, हाँ, कुछ बच्चे जो खाना खाते ही नहीं हैं, हाँ, और कुछ पेरेंट्स हैं उनको लगता है, पेरेंट को लगता है कि बच्चे ने और खाना चाहिए। हाँ। हाँ, वो हाँ, भी है कि हाँ, पेरेंट्स को कब पेरेंट्स को भी लगे कि लगता है, बस हो गया हाँ, खाना। अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, हमको नहीं मिला बचपन में खाने को, हाँ, हमको ये बातें नहीं मिली, हाँ, हमको ये फ्रूट नहीं मिले, तो हुँ, बच्चों को देना चाहते हैं। राइट। अरे बेटा सेब खा ले, सुबह उठ गए बेटा ये खा ले, अरे बादाम खा मैंने ले। बादाम खा ले, मैंने तेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से एम लाया है, हाँ, अफ्रीका से ये लाया है। उस पे ना इतना फूड का मारा करते हैं, ये खा ये खा, तो वैसा नहीं होता है। तो 2 बातें उसके अंदर है। हाँ, कुछ-कुछ बच्चे खाना खाते हैं हाँ, और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, और उसमें भी और सब टाइप से, कुछ बच्चे थोड़ा-सा खाते हैं लेकिन अच्छा हज़म कर पाते हैं, और कुछ बच्चे कितना भी अच्छा खाए लेकिन हज़म नहीं कर पाते हैं। राइट। तो इस सभी में 2 बातें बहुत ज़रूरी है कि माता-पिता का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, और दूसरी बात है कि उनकी फिज़िकल एक्टिविटी। हाँ, आजकल स्कूल बड़े-बड़े हैं, हुँ, फीस 1-1 सवा-सवा लाख है, हुँ, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी क्या है? बहुत कम है। बहुत कम है। उनको स्विमिंग्स डालते हैं, स्विमिंग पूल में डालते हैं, स्विमिंग करवाते हैं, स्केटिंग डालते हैं, स्केटिंग करवाते हैं, बास्केटबॉल में डालते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है ये। ओह! ये ना आपका ट्यूशन्स हो गए। हाँ, एक गेम्स कैंप डाला है, फिज़िकल एक्टिविटी मेरा नॉर्मल खेलना चाहिए बच्चों ने। मेरा कहना तो ऐसा है, बच्चे को स्कूल से लेके घर तक ना आप पैदल चलाओ। ओह! अगर 1 किलोमीटर के अंदर है, तो हुँ, बच्चों को आदत डालो हाँ, पैदल चलने की। हुँ, लिफ्ट है, उसको हुँ, कम करो। राइट। जो नीचे आपका, भले आपके ग्राउंड नहीं हो अगर बिल्डिंग में, सोसाइटी को सुबह उठ के राउंड मारो। हुँ, राउंड मारना, भागना, दौड़ना, चिल्लाना, कूदना, और खुश होके खेलो खुश बच्चों होके के साथ। खेलो। हाँ, अभी मैंने देखा सोसाइटी में, अरे बच्चों ने क्या किया, वो छोटी बच्ची है ना, वो खिलती है ना कुछ तो भी, हाँ, और एक निकालती है, चोरस निकालती है, हाँ, हाँ, वो हाँ, टिप्पी टिप्पी बोलते हैं। हाँ, अरे वो खेलने दो बच्चों को। राइट। वो हाँ, लंगड़ी खेलती है और हाँ, टिप्पी डालती है, फिर 2 और आगे जाती है। आप बच्चों को खेलने नहीं दे रहे, नहीं हुँ, क्यों? ग्राउंड खराब हो रहा है। हाँ, राइट, राइट। हाँ, आप ऐसी कोई सुविधा करो सोसाइटी में, ताकि वो फुटबॉल भी खेले बच्चे और खुद होके खेले। हाँ, क्लासेस नहीं चाहिए बच्चों को। हाँ, हमने क्लासेस बंद कर दिए, हुँ, हमने सब कुछ मैकेनिकल कर दिया। बहुत बच्चे ज़्यादा। कहाँ से ग्रो होंगे, हाँ, उनकी भूख कैसे रहेगी? हाँ, और एक बात है बच्चों की भूख कम होने के लिए, कि आजकल ना बचपन से माता-पिता बहुत कॉशियस हो गए। मैंने हाँ, जैसे बोला हाँ, 15-20 सालों में, तो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम आए ना, तुरंत दवा देते हैं। हुँ, तुरंत दवा, सर्दी हो गई, डॉक्टर दवा दो, हाँ, जुकाम हो गया, हाँ, डॉक्टर दवा दो, हाँ, थोड़ी खांसी हो गई, दवा दो। हाँ, आपका मैं सरप्राइजिंग बात बोलता हूँ, जो लोग पेरेंट्स जर्मनी से रिटर्न आते हैं, यूएसए से रिटर्न आते हैं, यूके से रिटर्न आते हैं, वहाँ पे ना बच्चों को ना 2-2 महीने तक दवा देते नहीं हैं। हाँ, हाँ, तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता है। मिलती नहीं, अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, और डॉक्टर 2 के बोलता है, आई एम सॉरी आई एम गिविंग हिम 1 लिटिल एंटीबायोटिक। हाँ, यहाँ पे तुरंत एंटीबायोटिक चालू करो, तीसरे तुरंत दिन। फ्लू के शॉट दो, हुँ, तुरंत चालू करो, ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट करो, बुखार आया, क्रोसिन सिरप दो, उसको थोड़ा स्पंजिंग करो, 48 आवर्स, 48 घंटे थोड़ा वेट करो, देखो क्या होता है बच्चों में। हुँ, उसका बुखार नहीं कम करो, बॉडी को अलाउ करो। कई डॉक्टर बोलते हैं कि फीवर आना वायरल में अच्छा रहता है, क्योंकि वो फीवर वायरस को किल करता है, हाँ, इम्यूनिटी बढ़ती है। हम अलाउ ही नहीं करते हाँ, बॉडी को ग्रो थोड़ा-सा होने के बुखार लिए। आया कि तुरंत उसको तुरंत, दवाई दे तो के ओवर बंद। मेडिकेशन से भी क्या होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता। इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ तो बच्चों में जो भूख लगना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं होता। राइट। यह भी एक रीज़न है। इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ, जो भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, जो भी माता-पिता आते हैं, पहले बोलता हूँ कि एक दवा कम कर दो। हुँ, बुखार आया, आने दो। 48 घंटे वेट करो, उसके बाद नहीं हुआ तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। बराबर है। क्रोसिन सिरप दो, बस उतना ही काफ़ी है। हुँ, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर देखते ना क्या कर सकते हैं। हाँ,
तो यह बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों में भूख न लगने का कारण। राइट हाँ, राइट हाँ। राइट सर, और बिहेवियरल डिसीजेस के बारे में बताएंगे क्या? कौन से होते हैं डिसऑर्डर्स या हाँ, डिसीजेस? अभी जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों में आजकल एडीएचडी, हाँ। ऑटिज़्म, हम्म, ग्लोबल डिले डेवलपमेंट ऐसे काफ़ी सारे डिसऑर्डर बढ़ने लग गए। लेकिन उसमें जो मैं अभी ज़्यादा काम कर रहा हूँ वो 2 करने का डिसऑर्डर है जिसमें ऑटिज़्म और एडीएचडी। हाँ। बाकी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ मैं, और उसमें भी ऑटिज़्म तो बच्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसमें ज़्यादा मेरा अभी काम शुरू है। ओके। तो ये हम जब ऑटिज्म बोलते हैं तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम भी होता है, हाँ, और उसका डायग्नोसिस एक प्रोसेस होता है करेक्ट। कि वो है कि नहीं है, हाँ, तो करेक्ट। वो हम कैसे करते हैं? हाँ, तो ऑटिज़्म उसको बोलते हैं एएसडी, यस। ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ऐसा बोलते हैं। और एकदम सही है कि यह डिसऑर्डर जो है 2, जब हम बोलते हैं कि 2 या ढाई साल तक वेट करना है, तो उसका डायग्नोसिस अभी हम क्या करते हैं, बुखार आ गया तो हम्म। ब्लड चेक करो, हम्म। ब्रेन में तकलीफ हुआ तो उसका एमआरआई निकालो, बराबर है। स्कैन निकालो। लेकिन यह एक ऐसा डिसऑर्डर है ना, उसके ना कोई क्लिनिकल टेस्ट है ही नहीं। हाँ, राइट। उसके ना तो ब्लड टेस्ट है, ना तो एमआरआई है। आते मेरे पास पेरेंट्स, सर हमने एमआरआई किया, स्कैन किया, ब्लड टेस्ट किया, जेनेटिक टेस्ट किया, कुछ भी नहीं आया। हाँ। तो इसके लिए ना सिर्फ एक असेसमेंट है, जो एमए साइकोलॉजिस्ट है वो असेसमेंट करते हैं, जिसको एक ईज़ा करके एक टेस्ट है जो भारतीय जो अपने भारत के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है ईज़ा करके। हाँ। उसका जो मापदंड है उसके ऊपर डायग्नोस करते हैं कि उसको ऑटिज़म है या नहीं है। हाँ। जितना स्कोर ज़्यादा उतना ऑटिज़म माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर रहता है। जितना स्कोर कम उतना बच्चा नॉर्मल रहता है। तो असेसमेंट करते हैं उसके आधार पर होता है। हाँ। तो इस पर डायग्नोसिस करते हैं कि उसको ऑटिज़म है या नहीं है, हाँ। सबसे पहले। हाँ, अगर अभी एक बार तय हो गया कि वो एक स्कोर जो है ऑटिज्म हाँ, के स्पेक्ट्रम में आ रहा है या डायरेक्ट ऑटिज्म में आ रहा है, हाँ। उसके बाद हम क्या क्या करते हैं? हाँ, तो सबसे पहले उसके पहले और कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ मैं डायग्नोसिस के ऊपर। जब वो बच्चा छोटा रहता है, जब वो 6 से 8 महीने का रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसको झुनझुना दिखाते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, उसको अलग-अलग नाम से पुकारते हैं। उस वक़्त ना वो बेबी आपके पास देखता नहीं है, राइट, आई कांटेक्ट नहीं आई करते। कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं रहता, वो आपके पास देखता ही नहीं है। तो हाँ, फर्स्ट साइन है ये ऑटिस्टिक बेबी का, आई कांटेक्ट आई ना करना। कॉन्टैक्ट ना होना। बराबर। तो फिर उसका किसी बातों में इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। हम्म। तो थोड़ा बाकी उसका नेक होल्डिंग रहता है, बैठता है, थोड़ा रेंगता भी है, फिर हाँ। उसका चलना-चल होता है, वो डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसका आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वो किसी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, ना मम्मी के पास देखता है, ना पापा के पास देखता है। ऐसा करके मम्मी को लगता है मेरा बेटा मुझे मम्मी करके पुकारे, पापा को लगता है पापा बोले, भाई पापा भी नहीं बोलता है। फिर उसका बाकी जो छोटे बच्चे रहते हैं उनसे खेलता भी नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करता है। उसको कोई भी चीज़ दो, वो उससे खेलता नहीं है, एक ही चीज़ लेगा और दिन भर उससे खेलते बैठेगा। बराबर। उनका एक डिसऑर्डर रहता है कि वो ना एक ही जगह से गोल-गोल भी घुमाते रहते हैं, हाँ, या कोई फ़ैन चलता है तो उसको फ़ैन को ऐसे दिन भर देखते रहते हैं। तो ऐसे वो बच्चे उनका उनका एक नेचर होता है। हम्म। जो इसका डेफ़िनेशन जो है उसका ऐसा है, स्पीच एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ओके। विथ रिपिटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, ओके। ये उसका डेफिनेशन है। राइट। यानी क्या कि उसका स्पीच में प्रॉब्लम है, उसका बोलने में प्रॉब्लम है, उसको ठीक से वो बात नहीं कर सकता है, बोलता ही नहीं है। हाँ। दूसरी बात कम्युनिकेशन, उसको लोगों के साथ कैसे बात करना है, हाँ। कैसे बिहेवियर करना है, हाँ। मेरे मम्मी पापा के साथ, भाई हाँ। बहन के साथ, उसको हाँ। समझता नहीं है। राइट। रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टेड, यानी कुछ चीज़ें वो बार-बार वही दोहराता सेम है, करते रहता है सेम करते रहता या है। बिल्कुल नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। तो हाँ। यह डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह दिखा तो उसको ऑटिज़्म कहते हैं। लेकिन उसपे एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसको हम बेरा बोलते हैं। ओके। अभी जब कोई बच्चा बोलता ही नहीं है, हम्म। ध्यान देता नहीं है, तो हम्म। माता को क्या लगता है इसको सुनाई देता है कि नहीं देता है? तो हाँ। क्या टेस्ट करे? तो उसको बेरा टेस्ट है। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं मैं पहले पूछता हूँ, आपने बेरा टेस्ट किया है कि नहीं किया है? राइट। अगर नहीं किया है तो पहले हम ओ टेस्ट बोलते हैं। ओके। बेरा टेस्ट यानी क्या होता है कि जिसमें बच्चों को सुनाई देता है नहीं देता है उसका टेस्ट टेस्ट करवाते हैं। कर हाँ, सकते हैं। राइट। तो वो बेरा होने के बाद कंफर्म होता है कि बच्चों को सुनाई देता है नहीं देता है। बेरा राइट। टेस्ट यानी कुछ इलेक्ट्रोड सर पे लगाते हैं हाँ। और उसको म्यूजिक सुनाते हैं। ओके। तो जो अंदर का मेम्ब्रेन है हाँ। वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं चलता है। तो उससे अगर कोई वो हियरिंग हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, वो वो समझ? टेस्ट पॉजिटिव आ गया हाँ। यानी बच्चे को सुनाई देता है तो हाँ। प्रॉब्लम उसके दिमाग में ही है, हाँ। बच्चा नहीं बोल रहा है। हाँ। जब बेरा टेस्ट पॉजिटिव है, हाँ। बच्चे को बोल नहीं रहा है और बाकी भी लक्षण दिखाई देते हैं, हाँ। तो समझ जाना कि उसको ऑटिज्म है। हाँ। लेकिन उसका असेसमेंट जो है वो 3 साल के बाद ही होता है। 3 साल के बाद हाँ, ही होता है। राइट। 3 साल के पहले असेसमेंट नहीं होता है, इसलिए माता-पिता और भी कन्फ्यूज़ होते हैं, फिर क्या करें? क्या करें? 2 राइट। साल हो गया, बच्चा बात राइट। नहीं कर रहा है, राइट। 2 राइट। साल हो गया, बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, हाँ। मिक्सअप नहीं हो रहा है, हाँ। वही मूवमेंट कर रहा है। हाँ। तो ऐसे में बच्चों में फिर
हमने देखा है कि फिर हम बोलते हैं कि माइल्ड ऑटिज्म है, हाँ, मॉडरेट सीवियर है, हम लक्षणों से बोलते हैं हाँ, और बोलते हैं कि दवा स्पेक्ट्रम में है। स्पेक्ट्रम में आप दवा चालू कर दो, हाँ, फिर हम असेसमेंट 3 साल के बाद करते हैं। हाँ, और मैंने देखा है जितना जल्दी मेडिसिन चालू होम्योपैथिक चालू करोगे ना, हाँ। रिजल्ट उतने फास्ट है। तो ऐसे अभी ऑटिज्म में क्या-क्या और प्रकार है कि हाँ, कौन से अभी ऑटिज्म तो है हाँ, एक जनरल, लेकिन यस। उसमें और कितने प्रकार रहते हाँ, हैं? तो ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म में हमने देखा है 3 टाइप्स होते हैं, एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट, एक सीवियर होता है, हुँ, उसके सब टाइप। हुँ, लेकिन ऑटिज्म जो है, आज मैं एक बहुत अच्छी बात आपने पूछा मुझे कितने टाइप्स हैं। हाँ, देयर आर 2 टाइप्स, सब जानते हैं। पहली बात सब जानते हैं क्लासिकल ऑटिज्म, हाँ, यानी जो मैंने जैसे कहा कि बेबी 4-6 महीने हो गए, देख नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, हाँ, फिर कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना 16 से 18 नॉर्मल रहते हैं, हाँ, एकदम नॉर्मल। हुँ, और माँ बोलती है कि डॉक्टर जब से 1.5 साल का हुआ ना उसके बाद ना रिसेशन स्टार्ट हुआ उसका। हाँ, हाँ, यानी उसका देखना कम हो गया, हाँ, आवाज़ को जब हम उसको पुकारते हैं तो उसके हमारे पास देखना कम हो गया, हम उसका नाम पुकारते हैं वो हमारे पास आ ही नहीं रहा है, हुँ, वो एक जगह पे शांत बैठने लग गया, हुँ, एक लड़के दिन भर खेलने लग गया, हुँ, खिलौने लाइन से लगाने लग गया, हुँ, या वो पहिया पहिया लेता है और दिन भर घुमाते रहता है, पहिया को देखते रहता है घुमाते हाँ, हुए। हाँ, फैन रहता है ना, फैन, हाँ, टेबल फैन है, उसको राइट, दिन भर घूरते रहेगा, दिन भर हुँ, कुछ करेगा नहीं, दिन भर हुँ, घुमाते रहेगा, हुँ, या विंडो में खड़ा रहेगा, विंडो से दिन भर बाहर देखते रहेगा, किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं होती है, हुँ, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। ओके, हाँ, जो थोड़े देर के दिन के बाद आता है, ओके। 16 से 18 महीने। जो सिम्पटम 15 महीने के बाद हाँ, दिखाता है, दिखाई देते हैं, हाँ, उसको वर्चुअल वर्चुअल ऑटिज्म। ऑटिज्म बोलते हैं। और वो मुख्यतः एक्सपोजर टू स्क्रीन, ओके, उसकी वजह एक्सपोजर से टू आता स्क्रीन है। होता है। हाँ, मोबाइल, मोबाइल, टीवी हाँ, या यस, हाँ, लैपटॉप उसकी यस, उसके, स्क्रीन की हाँ, वजह से यस, होता है। यस। और आज मैं बात करना चाहता हूँ तो तीस, उसका हाँ, ट्रीटमेंट थोड़ा इजी है ना वर्चुअल हाँ, ऑटिज्म का? यस, यस, यस। द क्लासिकल जो ऑटिज्म है, सेकंड जैसे वर्चुअल ऑटिज्म बोला, हाँ, और तीसरा जो मैंने अभी देखा है, उसको बोलते हैं, जो मैंने खुद देखा है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ऑटिज्म। एक्वायर्ड ऑटिज्म मैंने क्या हाँ। कि बच्चा नॉर्मल है एकदम, हुँ, 2 ढाई साल तक मेरे पास एक केस आपको बोलता हूँ मैं, वो माँ रो रही थी मेरे पास, बोलते हैं, वो हाँ, माँ बोली कि मेरा बच्चा डॉक्टर साहब नॉर्मल ही था, हाँ। 2.5 साल तक नॉर्मल था, हम तीनों जा रहे थे एक बार टू व्हीलर से, बच्चा गिर गया, ओह! पैर फिसल गया और डर गया। हाँ, और डरने के बाद वो 2 महीने तक रोते रहा और उसके बाद उसकी कंडीशन हो गई। ओह! वो माँ रो रही मेरे सामने, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ऑटिज्म। ओके। उसके बाद कुछ बच्चे नॉर्मल रहते हैं, 2 किसी इंसिडेंस की वजह से हुआ वो? हाँ, हाँ। 2 ढाई साल के बाद बुखार आ गया। हुँ, बुखार बहुत तेज़ आ गया। हुँ, बुखार दिमाग में ही चला गया। फेब्रिल कन्वल्जन आ गए। उसके बाद ऑटिज्म हुआ। डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ, वोमिटिंग हुआ। उतना वो डायरिया डिसेंट्री हुआ, उसका फ्लूइड कम हो गया बॉडी का। हुँ, उसको एनआईसीयू में, आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। हुँ, उसके बाद चालू हुआ। ओके, कोई मानसिक हादसा होता है, आज के माँ बाप के झगड़े होते हैं कभी घर में, बराबर। और इतना झगड़ा एकदम बच्चे को फर्स्ट टाइम देखता है बच्चा, माँ बाप बहुत झगड़ रहे हैं, कोई माँ बाप की हाथापाई भी आजकल होती है, हो हाँ, जाती है, हाँ, वो देखता है, उसको सदमा पहुंचता है। हाँ, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ एक्वायर्ड ऑटिज्म, कि बेबी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, अरे कोई तकलीफ नहीं बेबी को, फर्स्ट बर्थडे नॉर्मल, सेकंड बर्थडे नॉर्मल, ऐसा क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड ऑटिज्म। ऐसे बेबी को तो 100% रिजल्ट है, और बेबी ऑटिज्म, ये जो डिसऑर्डर है, ये जो अवस्था है, हाँ। उससे बाहर आते ही है। और वो आपने जो वर्चुअल बोला वर्चुअल, उससे हाँ, भी बाहर आ उससे सकता भी है। अभी मैं बताता हूँ मैं आपको वर्चुअल ऑटिज्म मैंने क्या। हाँ, अभी क्या हुआ है, माता पिता जो है हुँ, आजकल जॉब को जाते हैं, राइट, जो भी आईटी में है या हाँ, अब गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये दोनों वर्किंग है। जो वर्किंग वुमन है, हुँ, तो क्या होता है, 1 साल छुट्टी मिल जाती है, हुँ, मैटरनिटी लीव 1 साल मिलती है, 1 साल के बाद क्या, हाँ, तो क्या करते हैं, एक तो उनके दादा दादी नाना नानी आ जाते हैं घर में, वो संभालते हैं, या कोई मेड रखते हैं और हाँ, संभालते हैं, या डे केयर। हाँ, लेकिन क्या हुआ अभी इस 5-6 सालों में, जैसे दुनिया को लो मुट्ठी में, मोबाइल सबके मुट्ठी में आ गया, अभी ये सब ओल्ड एज लोग हैं, वो भी मोबाइल देखते हैं, हाँ, उनको भी आदत लग गई ओटीटी हाँ, देखने के लिए, हुँ, यूट्यूब पे, वो भले सत्संग देखते हो, हाँ, फिर भी वो देखते भजन हैं। देखते हो, लेकिन हाँ, देखते हो तो है देखते अभी। हैं, हाँ, हाँ, वो देखते तो है, मेड है, हुँ, आज के उसके पास भी मोबाइल आ गया, और हुँ, सबके पास स्मार्टफोन आ गए, राइट, सबके पास स्मार्टफोन आ गए, हाँ, सबको व्हाट्सएप भी चाहिए, ये बराबर। चाहिए, तो मेड हो, और बच्चों को भी डे देना केयर, पड़ता है बहुत हाँ, बार कि अकेले रहते हैं तो फ़ोन करने के लिए या किसी नहीं नहीं चीज़। वैसा भी नहीं है, आपको बताता हूँ मैं, डे केयर है, हाँ, या मेड रखी है, या माता पिता है, हाँ, बच्चा रो रहा है, क्या दे दो मोबाइल, हाँ, सबको शांति चाहिए। हाँ, आजकल बच्चों का रोना किसको भी नहीं चाहिए। उहुँ, बच्चा रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, उसको हुँ, भूख लगी है क्या, नहीं नहीं, बच्चा रो रहा है क्या, नहीं खाना खा रहा है, मोबाइल हाथ में थमा दो, हुँ, उसको खाना खिलाओ। हुँ,
उसको कार्टून दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, अलग-अलग दिखाते हैं। उनको क्या लगता है नाना-नानी को, दादा-दादी को कि अरे बच्चा तो नॉर्मल है और खाना खा रहा है, तो उसको मोबाइल दिखाओ। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। हाँ, आजकल तो लोग पूछते हैं ना डॉक्टर क्या पथ्य है दवा के बाद? तो मैं बोलता हूँ मोबाइल कम यूज़ करना ये भी आजकल बड़ा पथ्य है। बहुत बड़ा सबके लिए, सबके बच्चों लिए से बहुत लेकर बूढ़ों सबके लिए तक में, यह सबके लिए यह एक बड़ा पथ्य है कि आप ना मोबाइल ही यूज़ करना अभी कम बंद कर दो। कर दो, बराबर तो है। बच्चों जब मोबाइल सामने रखते हो, बच्चों को आदत लग जाती है और धीरे-धीरे कुछ बच्चे उसमें इतने एंगोस होते हैं कि वो खुद को डोरेमोन समझने लगते हैं। वो हाँ, कार्टून समझने लगते हैं कि मैं ओह! डोरेमोन हूँ, मैं हाँ, सूजी का कुछ तो एक पार्ट है मुझे हाँ, अभी याद कोई नहीं। भी कैरेक्टर हाँ, बन जाते हैं। उसमें घुस जाते हैं। हुँ, इतने घुसते हैं कि वैसे ही पार्ट वो बिहेव करने लगते हैं ओह! और धीरे-धीरे उनको लगता है वह दुनिया रियल है, ये दुनिया हाँ, गलत है। गलत तो है, वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगते हैं। जीने लगते, राइट? फिर धीरे-धीरे जैसे वो अंदर अवस्था में जाते हैं, जैसे वर्चुअल अवस्था में जाते हैं, फिर उसको बोलते हैं ऑटिज़्म। फिर उनका लोगों से बात करना, लोगों के पास ध्यान देना, स्पीच करना सब बंद ही हो जाता है। ओह! फिर 16 से 18 महीने में वो सब चालू होता है। तो हाँ, वर्चुअल ऑटिज़्म उसको बोलते हैं। लेकिन वर्चुअल ऑटिज़्म पेशेंट जो होते हैं, जो माँ-बाप लेके आते हैं मेरे पास, उनमें सही में रिज़ल्ट देना थोड़ा आसान होता है एज़ हाँ, कम्पेयर टू क्लासिकल क्लासिकल ऑटिज़्म, ऑटिज़्म का। हाँ, राइट। क्योंकि बाय बर्थ नॉर्मल रहते हैं। हाँ, तो हम यस। उनके साथ उनको थेरेपी भी देते हैं? हाँ, हाँ, थेरेपी तो मस्ट है। हुँ, थेरेपी के सिवा जैसे अभी कोई बहुत आदमी बीमार हो और हाँ, वो बहुत वीक फ़ील कर रहा हो, हुँ, उसको बहुत थकान नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं एक सलाइन लगा देते हैं, हाँ, टॉनिक दे देते हैं। हुँ, तो थेरेपी वो पार्ट करता है। हाँ, थेरेपी क्या करता है, उसको थोड़ा स्टेबल करना कोशिश करता है, उसको थोड़ा बात करना कोशिश करता है, बराबर है। उसको सिखाते हैं। हुँ, लेकिन थेरेपी और होम्योपैथी में क्या हुँ, डिफ़रेंस है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हुँ, थेरेपी बताती है कि इसको पप्पा बोल, इसको हुँ, मम्मा बोल, ये वो हुँ, सिखाते हैं। हुँ, जो आपने किसी को सिखाया नहीं है, नेचुरली आया ना, हाँ, लेकिन थेरेपी से सीखना शुरू करता है। लेकिन हुँ, फिर क्या होता है, जब भी वो देखता है ना पप्पा बोलता है, मम्मा बोलता है। हाँ, लेकिन होम्योपैथी पार्ट क्या करता है, उसमें वो समझ आ जाती है कि इसको मम्मा बोलना है, किसको पप्पा पापा बोलना है। बोलना है, राइट। ये मेरी मौसी है, ये मेरी हुँ, बुआ है, ये मेरा हुँ, भाई है, ये बहन है। तो यह जो बात करने का तरीका है, ये हम बोलते हैं होम्योपैथी से समझ बढ़ती है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग जो हुँ, चाहिए, वो हुँ, बढ़ता है राइट। होम्योपैथी से। तो एक बार वो स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, जैसे वो चालू होता है ना, फिर उसमें आता है बच्चे में अवेयरनेस। अरे! हुँ, मेरा नाम तो ये है, राइट, फिर मम्मी मुझे पुकार रही है, पापा पुकार रहे हैं, तो हुँ, ये स्टार्ट होता है। राइट। तो अवेयरनेस लाने का काम होम्योपैथिक होम्योपैथी मेडिसिन करती करता है। है और फिर धीरे-धीरे वो लक्षण कम होना चालू होता है चलो, ऑटिज़्म के बेबी में। ओके। अभी हमने जैसे बोला कि 3 साल के हो जाने के बाद हम उनको बोल सकते हैं कि ऑटिज़्म है या नहीं है। करेक्ट। तो एक बार अगर हमें पता चल गया कि हाँ। ऑटिज़्म है, तो हमें कितने दिनों तक ट्रीटमेंट लेना चाहिए या थेरेपी लेना चाहिए? अभी जो ट्रीटमेंट जो पार्ट है होम्योपैथिक पार्ट है वो मैं मिनिमम 3 साल तक बोलता हूँ मैं, और हाँ, थेरेपी भी लगभग 1 डेढ़ साल चलता ही है। हुँ, क्यों? उसका रीज़न बोलता हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले मेरा जो इंटेंशन रहता है उसको ऑटिस्टिक से बाहर निकालना। हुँ, उसको पहले अवेयरनेस लाना, अंडरस्टैंडिंग लाना, उसको हुँ, पता चले इसके मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, मेरे दोस्त है, आजू-बाजू में मेरे कोई लोग रहते हैं। हाँ, क्योंकि ऑटिज़्म यानी क्या? स्वमग्न अवस्था। हाँ, स्वमग्न यानी क्या? वह बच्चा अपने ही स्थिति में रहता है, अपने वो ही वर्ल्ड में वर्ल्ड में जीता है। रहता है हाँ, और उससे बाहर नहीं आना चाहता। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हाँ, हूँ प्लीज़। इंटरेस्टिंगली, हाँ, जो मेरे पास बच्चे आए, हुँ, मेल फीमेल रेशियो, मेल इज़ 3, हुँ, फीमेल इज़ 1। ओके, हाँ, मेल टू फीमेल रेशियो जो है 3:1 है और मेल ओके, ज़्यादा है। हाँ, तो और अपना भारत में तो पता है लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तो जो एक कितने बच्चों को तो आजकल माँ-बाप को आईवीएफ से बच्चा होता है। हाँ, प्रेशियस प्रेगनेंसी सबसे पहली बात। एक तो हाँ, लेट प्रेगनेंसी, उसमें आईवीएफ, फिर प्रेशियस प्रेगनेंसी, उसमें लड़का हुआ हाँ, तो और प्रेशियस, और उसमें ऑटिज़्म निकला तो और प्रेशियस। ओह! तो माँ-बाप इतने रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि 3 साल तक असेसमेंट होने के बाद 3-4 साल ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि हुँ, सबसे पहले हम उसको ऑटिस्टिक फेज़ से बाहर निकालना पड़ता है। राइट, उसके बाद उसका इमोशनल क्वोशंट भी इम्प्रूव करना पड़ता है हमें। बराबर तो हम है। काउंसलिंग से करते हैं, मेरे पास टीम है साइकोलॉजिस्ट की, वो माता-पिता से बात करते हैं, उनका भी इमोशनल क्वोशंट कैसा है, बच्चों में कैसे बात करना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, वो बच्चों को उसके माता-पिता को ट्रेनिंग देते हैं हम, राइट, बच्चों का भी फिर देते हैं। फिर धीरे उनका आईक्यू भी बढ़ना चाहिए। तो हाँ, यह पूरा प्रोसेस के लिए 3 से 4 साल का समय लगता है। असेसमेंट भी उसके साथ चलता है, लेकिन जैसे ही ज़रूरत है, हाँ, जैसे बच्चे ने स्पीच चालू किया तो हम वो हाँ, कम कर देते हैं। हाँ, उसका बिहेवियर उसको पता चला, टॉयलेट कैसे जाना है, ये कहाँ पे जाना है, अभी पेशाब जाना है या टॉयलेट को जाना है या मुझे कपड़े पहनने हैं, ये जानने लग गया,
तो फिर हम उसका ऑक्यूपेशन कम करते हैं। फिर उसके बाद उसको पता चला कैसे बाजू के लोगों से बिहेव करना है, या कैसे मेरे दोस्तों के साथ बिहेव करना है, तो उसके बाद फिर हम कम उसका कर अप्लाइड देते। बिहेवियर भी हम कम कर देते हैं। अभी जैसे हमने बात की ऑटिज्म के बारे हाँ, में, हाँ। वैसा एक और डिसऑर्डर है एडीएचडी, उसके करेक्ट। बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो एडीएचडी जैसे मैंने पहले बताया कि एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, यह भी डायग्नोसिस जो है इसके लिए असेसमेंट ही करना पड़ता है। हाँ, असेसमेंट के उसके बाद मेन लक्षण क्या-क्या दिखते हैं? उसके मेन लक्षण यानी हाइपर एक्टिव, हाँ, उसके डेफिनेशन हाइपर एक्टिव में बच्चा शांत बैठता ही नहीं है। स्कूल से पहला रिपोर्ट आता है या जूनियर केजी में डालने के बाद कि आपका बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, हुँ, वो पूरे क्लासरूम में घूमता है। हाँ, सबसे पहली बात। हुँ, दूसरी बात, वह बच्चा दूसरों को मारता है, हुँ, और वो एग्रेसिव रहता है। वो उनकी कुछ चीज़ें उठा लेगा, हुँ, अपने साथ लेके आएगा, हाँ, उसकी जो चीज़ें हमेशा गुम कर देगा, और ठीक से कपड़े नहीं पहनेगा। जो यूजुअली दिखाती है, देखो पिक्चर में इसमें बच्चा स्कूल से आया है, आधा शर्ट इन है, हुँ, आधा बाहर है, हुँ, कपड़े मैले हुए हैं, और हुँ, झगड़ा करके आया है, मारपीट करके आया है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, हाँ, उसको बोलते हैं एडीएचडी। ओके, तो ये भी एक डिसऑर्डर है। वो हमें देखने के लिए अच्छा लगता है कि बाबा टीवी में या इसमें, लेकिन वो एक डिसऑर्डर ही है। और जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो यह बच्चों का पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। वो हाँ, पढ़ाई कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, हुँ, बहुत रेस्टलेस होते हैं। हुँ, किधर डांस, किधर म्यूज़िक लग गया तो हुँ, डांस करना चालू कर देंगे, या किधर बाहर जाना हो, किसी के घर पे जाना हो, तो बहुत ओवर एक्साइटमेंट होंगे। क्लिनिक में भी आएँगे ना, वो शांत नहीं बैठेंगे, मेरे पीछे आएँगे, मेरे बाजू में आएँगे, स्टेथोस्कोप लेंगे, खुद को चेक करेंगे, मुँह चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़बड़ाएँगे। तो इस तरह से हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिव बहुत हाँ, ज़्यादा रहता है, हाँ, उसको बोलते हैं एडीएचडी। हाँ, तो उसके लिए हम क्या-क्या असेसमेंट करते हैं हाँ। और कैसे उसको ट्रीटमेंट देते हैं? हाइपर डिसऑर्डर में क्या होता है कि उसको भी ट्रीटमेंट पार्ट है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है और बहुत कारगर सिद्ध हुई है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि एडीएचडी जो है ना, यह छोटे बच्चों में नहीं, बड़े में भी रहता है। हाँ, हाँ। अडल्ट एडीएचडी भी अडल्ट होता है। अडल्ट भी रहता है, क्योंकि कुछ बड़े लोग होते हैं बहुत इम्पेशंस हो जाते हैं, क्योंकि वो सीखते बराबर है, हुँ, लेकिन वो हाइपर एक्टिव रहते हैं। उनको कोई मीटिंग जाना हो, बहुत हुँ, हाइपर हो जाएँगे। उनको किसी बात में बिल्कुल पेशेंस नहीं रहता है। किधर भी खाना खाना हो, जल्दी-जल्दी खाना खाएँगे। हाँ, चलना हो, तो बहुत फ़ास्ट चलेंगे। तो हाँ, बच्चों में नहीं, तो बड़ों में भी है। हाँ, लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, हुँ, वह थोड़ा उनको कामनेस करती है, उनको एक जगह थोड़ा साइलेंट करती है। दिमाग को शांत नहीं करेगी, थोड़ा स्थिर करेगी दिमाग को, और हाँ, बच्चे फिर एक जगह बैठना चालू करते हैं। थोड़ा अटेंशन उनका बढ़ता है, उनका थोड़ा फ़ोकस बढ़ता है पढ़ाई में, और धीरे-धीरे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो एडीएचडी अवस्था यानी हाइपर एक्टिविटी जो है, लेकिन कुछ बच्चे हमने देखा है कि स्कूल में एकदम अच्छे, लेकिन घर में बहुत वायलेंट है। हाँ, तो वो भी एक एडीएचडी का टाइप होता है। तो राइट, जब कोई सीनियर पर्सन आता है तो शांत बैठेंगे, हाँ, लेकिन माँ-बाप रहेंगे तो हाँ, फिर बहुत अलग से बिहेव करेंगे। हाँ, तो ऐसे बच्चों को देखा है हमने कि उधर भी होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। राइट, ऑटिज़्म और एडीएचडी, ये जो 2 टाइप के बेबी है, डिसऑर्डर है, उनमें एक प्रमुख लक्षण दिखाया गया हमें, वो है प्राइवेट पार्ट रब करना। हुँ, और कुछ बच्चों में तो इतना बड़ा है प्राइवेट पार्ट रब करना कि माता पिता एम्बैरेस फील करते हैं। जैसे क्लिनिक हाँ, में आ गए और सोफ़ा है, सोफ़ा पे उल्टा लेट गए और रब करना चालू किया। हाँ, और लड़का नहीं, लड़कियाँ भी हाँ, करते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है? उसमें 2 रीज़न हैं। उनको लगता है कि प्राइवेट और रब सही में रब करना बिकॉज़ हाँ, ऑफ हाइपर सेक्सुअलिटी हाँ, समटाइम्स, हाँ, और सेकंड है सेंसरी इश्यू। ओके, क्योंकि उनका जो पार्ट स्किन रहता है ना, वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हाँ, तो कभी पेशाब के लिए आ गया, सेंस आ गया, तो हाँ, सेंसरी इश्यू बन जाता है, और हाँ, वो प्राइवेट पार्ट रब करते हैं। हुँ, या नए कपड़े इनरवियर पहन लिए उन्होंने, तो प्राइवेट हाँ, पार्ट रब करते हैं। ये 2-3 रीज़न है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे रियली मास्टरबेट ही करते हैं, प्राइवेट पार्ट ज़्यादा रब करते हैं, और माता-पिता को एम्बैरेसिंग फील करते हैं। तो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं ना, तो यह दवा देने के बाद में वो जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, प्राइवेट पार्ट रब करना, वो बहुत कम हो जाता है, या कुछ छोटे बच्चों में पूरा बंद ही हो जाता बंदी है। हो जाता हाँ, है। पूरा बंद हो जाता है। यह एक जानकारी मुझे आज इस पॉडकास्ट के द्वारा देनी थी। तो अभी हम जैसा बात कर रहे हैं कि ऑटिज्म, एडीएचडी, हाँ। वैसे और कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम होम्योपैथी मेडिसिन दे सकते हैं? अभी एक तो ऑटिज़्म, एडीएचडी के बाद कुछ बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं और ज़िद्दी करते हैं। हाँ, बहुत गुस्सा करते हैं, यानी हाँ, इतना गुस्सा करते हैं कि माँ-बाप भी डर जाते हैं कि अरे अभी सामने वाले को मारेगा, पिटेगा। हाँ, हाँ, एंगर बहुत आजकल बच्चों में बढ़ गया है। हाँ, दूसरी बात, बच्चों का बाकी चीज़ों में दिलचस्पी है। हुँ, यानी बाहर जाना है, घूमना है, पिक्चर देखना है, वीडियो देखना है, उसमें लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल है, भी नहीं या है। पढ़ाई में एकदम लो रहते हैं। हाँ,
ऐसे भी कुछ बच्चों में कंडीशन या डिसऑर्डर पाए गए। हाँ कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं, जिसको हाँ बोलते हैं स्लो लर्नर, हाँ या हिंदी में उसको डिसलेक्सिया भी हाँ, बोल सकते हैं। नहीं, डिसलेक्सिया यानी वह कंडीशन जहाँ पे वो उसको उल्टा दिखता है या उल्टा समझता है। हाँ डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, राइट। इट इज नॉट बिहेवियरल तो उसके डिसऑर्डर। लिए भी हमारे पास है। हाँ, कुछ मेडिसिन होम्योपैथी में है जिसे उसको बी लिखना है तो वो डी लिखेगा। हाँ राइट। हाँ, उसको एच लिखना है तो उल्टा लिखेगा, वो हाँ उल्टा लिखते हैं। और डिसकैलकुला भी होता है जिनको सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। हाँ, हाँ तो मैथ्स में तो डिसकैलकुलेट भी होते हैं जिसके मैंने मैथ्स ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल भी। यानी हम ऐसा नहीं क्लेम कर सकते कि जो बच्चे मैथ्स में वीक है सब, हाँ उनको हम मेडिसिन देंगे तो मैथ्स हाँ में स्ट्रांग हो जाएंगे, हाँ ऐसा नहीं नहीं है। हाँ लेकिन कुछ बच्चों को सही में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, हाँ उनको पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हाँ ऐसे बच्चे, तो लर्निंग डिसेबिलिटी समथिंग डिफरेंट यस। और बिहेवियरल डिसेबिलिटी समथिंग डिफरेंट। तो स्लो लर्नर के बारे में हाँ, बता रहे तो थे आप। स्लो लर्नर जो है, जो स्लो है यानी हाँ एज 10 है, लेकिन हम्म, अभी उसका जो आईक्यू निकालेंगे तो 8 साल का 7 साल का निकलेगा। हाँ आता है सब कुछ, लेकिन हाँ स्लो होते रहता है। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत, तो उसको बोलते हैं स्लो लर्नर। हाँ तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद और एक डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेड बेबी। ओके। यानी उनकी जो मानसिक अवस्था रहती है ना, बहुत ही पीछे रहती है। हाँ यानी 10 साल का है लेकिन 3 या 4 साल का बिहेव जैसे करते हैं। राइट। मेंटल रिटार्डेड यानी उनके मानसिक बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ रहता है। हाँ तो ऐसे बच्चों में भी अच्छा रिजल्ट दिखा गया है। और एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं कि बॉडी भी ग्रो नहीं होती। हाँ 10 साल का बेबी लेकिन दिखता है एकदम बौना, हाँ और दिखता है 5-6 साल का है। हाँ तो ऐसे बेबी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। हाँ उनका आईक्यू अच्छा रहता है, हाँ लेकिन दिखने के लिए बौने दिखते हैं, हाँ जिसको चाइल्डिश ग्रोथ बोलते हैं। डिसऑर्डर। हाँ, ग्रोथ डिसऑर्डर है। उधर भी बहुत अच्छा रिजल्ट होम्योपैथी से दिखाई पड़ता है। तो हाँ ऐसे ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर है, कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर है, कुछ बॉडी डिसऑर्डर है, कुछ जेंडर डिसऑर्डर है। तो ऐसे सब चीज़ों तो ये में असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि इसमें से कौन सा एग्जैक्ट प्रॉब्लम अपने बच्चे को है। असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ असेसमेंट के बाद ही सब बातें का हाँ पता चलता है। हाँ क्योंकि अभी और एक केस बोलता हूँ मैं, हम्म नॉर्मल थे, माता पिता दादा ये सब नॉर्मल थे, बच्चा आया, वो बोलते कि ये ना मेरे सामने आया, दोनों पैर एकदम टेबल पे रख दिए ऊपर, ऐसे बैठ हाँ गया। हाँ माँ ने 3 बार पैर नीचे किए, उसको हाँ समझा ही नहीं हाँ उसको। फिर माँ ने बोली इतना गाली गलौज करता है सबको, है उम्र हाँ कितनी 4 साल, ओ माँ को भी गाली गलौज, मुझे भी गाली गलौज, स्कूल से रिपोर्ट आ रहा है। तो फिर हमें पता चला कि उसको एडीएचडी भी है, उसको सोशल डिसऑर्डर भी है। हाँ जब असेसमेंट किया तो माता पिता डर गए, अरे मेरे बेटे को ऐसा प्रॉब्लम है। तो हाँ हम बोलते कि डरो नहीं, हाँ आज चिंता ना करो, पता तो चला कि एग्जैक्टली है रीजन क्या है, और उसको हम काम तो कर काम सकते हैं कर उसके। सकते हैं। हाँ तो उसके लिए थेरेपी पार्ट तो बेस्ट है ही, हम्म लेकिन होम्योपैथी पार्ट जब देंगे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही कम परसेंट ऐसा रहता है जहाँ पे थेरेपी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन वो रेशियो भी बहुत कम है। हम हाँ बोलते हैं कि हमको पता चला कि मेडिसिन दिया है और इससे बहुत अच्छे आ गए, हाँ बहुत जल्दी से आए, तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो रेशियो काफ़ी कम है वैसे, लेकिन कुछ बच्चे वैसे भी है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो बच्चों में काफ़ी अच्छा होम्योपैथिक दवा काम करती है। अभी इसमें माता पिता का रोल बहुत बड़ा आता है। करेक्ट। तो कि पहला तो कि मेरे बच्चे को ऐसा कुछ हो गया है, हाँ ये हाँ। एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी यस। बात हो हाँ जाती है। हाँ हाँ। क्योंकि जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। एक्सेप्ट भी हो गया तो थेरेपी के लिए भी उनका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा लगता है। करेक्ट। तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे कि माता पिता का रोल कैसे रहता है इन हाँ। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में। अच्छा, आपने जैसे भी मुझे पूछा कि माता पिता का रोल क्या है, मैं तो बोलूँगा कि माता पिता का ही सबसे बड़ा रोल है। डॉक्टर भी बाद में आते हैं, थेरेपिस्ट भी बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले माता पिता ही आते हैं, जो सबसे क्लोज उस बेबी के रहते हैं। राइट। सबसे पहले मैंने कई माता पिता ऐसे देखे कि उनका एक्सेप्ट नहीं है कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है, एडीएचडी है। हाँ आपको एग्जांपल दूंगा, शुरू शुरू में जब मेरे पास ऑटिज्म बेबी आते थे तो बाहर कभी कभी भीड़ हो जाती थी, तो मैं बोलता लेके आओ, हम्म रुको मैं कार में से लेके आता हूँ। हम्म मैं ये कार में से क्यों लेके आ रहे हैं, हमने बाहर इतने खिलौने रखे रखे हैं, आप खेलने दो ना बाहर उसको। हम्म नहीं नहीं, कार में से लेके आता हूँ। हम्म मैंने पूछा उतनी बार, कार में से क्यों लेके आ रहे हैं? नहीं नहीं, हमें हमारी ये इच्छा नहीं कि बाकी लोगों को पता चले कि मेरे बेटे को ऑटिज्म है या मेरी बेटी को हाँ ऑटिज्म है। तो सोशल प्रॉब्लम। शॉकिंग फॉर मी कि हाँ ठीक है, फिर घर में कैसे बिहेव करते हो? नहीं नहीं, हम घर से बाहर निकालते नहीं बेबी को, अरे बाप रे। क्योंकि बाकी लोगों को पता चलेगा। जिस दिन हमको आना है ना, उस दिन हम तुरंत लिफ्ट बुलाते, चुपचाप लिफ्ट में डालते हैं उसको और झट से लेके आते हैं। सोशल अरे सोशल, अरे एक्सेप्ट। मैंने बोला कि यह सबसे बड़ी हानिकारक है बेबी के लिए। राइट। आपको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए आपके बेटा या बेटी को ऑटिज्म है या एडीएचडी है। उसके बाद जितना जल्दी हो सके थेरेपी चालू करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके होम्योपैथिक पार्ट चालू करो, और आपके बेटा या बेटी को आपके साथ हर जगह पे लेके जाना चाहिए। आप राइट। मॉल में जाओ,
होटल में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ और डेली तो आपको गार्डन में या बगीचे में तो आपको लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि लोगों जब में तक लेके जाना है। लोगों में जाएंगे तो बेबी डेवलपमेंट होगा। राइट। आप घर में रखोगे तो यह अवस्था बहुत बढ़ेगी, फिर उससे बाहर निकलना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट। तो जब हमने समझाया तो धीरे-धीरे वो फिर बेबी को क्लिनिक में लाने लगे, उसको खुला छोड़ने लगे। फिर हमने भी काफ़ी खिलौने क्लिनिक में बढ़ा दिए, बच्चे खेलते रहते हैं। फिर माता-पिता कॉशियस रहते हैं, दूसरे माता-पिता को पता ना चले ऑटिज़्म है। हाँ। हालाँकि सभी बेबी को ऑटिज़्म है, हाँ। लेकिन उनको ये भी नहीं, तो हमने उनको भी रिलैक्स कर दिया, अब हाँ। चिंता ना करो। तो फर्स्ट है कि पता एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट होने के बाद थोड़ा बाहर भी बताओ, हाँ। पूछो ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, हाँ। कैसे चल रहा है? हाँ। क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं, आपको भी उसका सॉल्यूशन नहीं पेरेंट्स को मिलेगा ना। एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो थेरेपी पार्ट होता है, यानी थेरेपी करने के बाद ऐसा नहीं कि थेरेपी दिया तो हो गया। थेरेपी से बच्चा आने के बाद जो थेरेपी पार्ट हुआ है वो वहाँ घर पे, पे जाके और करो। घर पे जाके वैसा ही थोड़ा माहौल घर पे भी चाहिए। बराबर, राइट। घर का माहौल अलग है और थेरेपी का माहौल अलग है, तो वो नहीं चलेगा। थेरेपी में हिंदी लैंग्वेज है, अब आप घर पे आके उससे आप मराठी बात कर रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। लैंग्वेज भी टोन सम रखना चाहिए, राइट। उसको ज़्यादा फोर्स भी होना नहीं चाहिए, राइट। उसके कंफर्ट से सब काम होने चाहिए। और कई बार तो हमने देखा गया, बोला है माता पिता कि आप ही कुछ पार्ट थेरेपी का सीख लीजिए, राइट। ऑनलाइन सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन जब आप खुद उससे इंटरेक्शन लोगे, आप उससे कुछ आप उससे इंटरमिंगल होगे, आप उससे बात करना कोशिश करोगे, आप उसके साथ रहोगे, तो कंफर्ट जोन में आते हैं बच्चे। तो क्योंकि अगर पेरेंट्स को ही काउंसलिंग और पेरेंट्स को ही थेरेपिस्ट बनना बहुत ये जरूरी बहुत ज़रूरी होता है, है। क्योंकि और उसके सबसे ज़्यादा रोल तो माँ का होता है, हाँ। क्योंकि माँ ही उसकी जननी है, हाँ। तो माँ को ही सब सीखना पड़ता है। अभी हम किसी पे भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल क्या है, कई सारे माँ का जॉब भी होता है राइट। और जॉब भी करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे कैसे करें? तो हम उनको बोलते हैं आप जितना हो सके। कोविड के बाद एक बहुत अच्छी बात हुई है कि थोड़ा वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ हाँ। गया है, हाँ। हाँ। तो हम बोलते हैं आप थोड़ा लो प्रोफाइल में जाइए, वर्क फ्रॉम होम लीजिए और जॉब कीजिए। हाँ। और एक बात बताना भूल गया मैं आज, हाँ। कोविड के बाद ऑटिज्म बहुत बढ़ गया। हाँ, तो उसके क्या रीजन है? हाँ, कोविड के बाद ऑटिज्म बहुत बढ़ने का सबसे मुख्य रीज़न सभी के हाथों में मोबाइल, सभी के हाथों में मोबाइल आउटडोर हुआ। एक्टिविटीज कम हो गई। डोर एक्टिविटी कम हो गई और बच्चों में हो गया। और एक बात है, गर्भावस्था। गर्भावस्था कोविड में क्या हुआ कि बाहर जाना बंद हो गया, लोगों से मिलना बंद हो गया, तो वह फीमेल जो है अकेलापन महसूस करने लग गई। अभी उसका 9 महीने पूरे होने को आ गए, उसके माँ बाप नहीं आ रहे, उसके सास ससुर नहीं आ रहे, उसको हेल्प करने के लिए कौन नहीं आ रहा है, तो खुद को हेल्पलेस फील करने लग गई। हाँ। मेरे आजू बाजू में कौन नहीं, मैं अभी कैसे करूँगी, हाँ। बच्चों कैसे संभालूंगी, यह स्ट्रेस बढ़ गया। हाँ। तो वह अवस्था जो है, जो प्रॉब्लम है, उसकी जो माँ की मानसिक अवस्था है, वह कई हद तक ऑटिज्म रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल है। और एक बात है, माँ की गर्भावस्था के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल फीमेल के थोड़े एक्सपेक्टेशंस पार्टनर से बढ़ गए, हाँ। थोड़े बढ़ गए। जो मीडिया में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कैसे गोद भराई रस्म होगी, कैसे हो रहा है, जो सब दिखाते हैं आजकल सीरियल में, हाँ। थोड़े एक्सपेक्टेशन बढ़ गए और वैसे नहीं होता है। हाँ। कोई अब न्यूक्लियर फैमिली है, हाँ। हस्बैंड दिन भर काम करता है बाहर, वो हाँ। घर में नहीं दे सकता, हाँ। तो फीमेल अकेलापन महसूस करती है, हाँ। उसको लगता है हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ। हालांकि हस्बैंड तो कमा रहा है पैसा, हाँ। फैमिली के लिए कमा रहा है, हाँ। हो सकता है वो मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे पास देखभाल नहीं कर रहा है, मेरे कुछ ये इच्छा वो पूरी नहीं कर रहा है, हाँ। तो उसमें सैडनेस आ गया, सैडनेस के रीजन सैडनेस की आ वजह गया, से। हाँ। उसकी वजह से भी ऑटिज्म है। हाँ। और एक बात है, थोड़ा सा आजकल मेल का भी और फीमेल का भी पैसा आ गया, तो ईगो भी आ गया। हाँ। ईगो बढ़ने से थोड़े झगड़े होने चालू हो गए, हाँ। डिस्कॉर्ड्स हो गए, हाँ। मन मुटा होने लग गया, हाँ। क्योंकि दोनों कमा रहे, दोनों का ईगो है। तो डिस्कॉर्ड्स वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हाँ। आजकल ऑटिज्म बढ़ने के लिए। बढ़ने के लिए। और वो डिस्कॉर्ड्स गर्भावस्था के दौरान नहीं, बेबी होने के बाद भी ना उनके चालू ही झगड़े। हाँ। मैंने क्लिनिक में देखे झगड़े उनके, हाँ। वो मेरे सामने झगड़ रहे, हाँ। तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, हाँ। तूने नहीं देखा। अरे एक दो ब्लेम गेम ब्लेमिंग ज्यादा बढ़ पैटर्न, गए। ब्लेमिंग गेम इतना चल रहा है। हाँ। तो हम तो पहले बाहर जाओ, काउंसलिंग से काउंसलिंग को, फिर मेरे पास आओ, राइट। वो भी एक बात है। और एक पेरेंटिंग की मैं बात करूंगा कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, हाँ। कि इतना तुझे करना ही है, इतना तुझे पढ़ाई करना ही है, ये तुझे पोर्शन खाना ही है, तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। हाँ। या कुछ माएँ ऐसी है जो सरोगेसी से बेबी आए हैं, हाँ। थोड़ा अटैचमेंट थोड़ा कम होता है, ऐसा मेरा कहना है, तो उससे भी ऑटिज्म बढ़ चुका है। तो माता पिता का जो रोल है इस सब में, तो सबसे पहले तो आपका डिस्कॉर्ड होते होंगे तो उन कम होने चाहिए। बच्चों के सामने तो झगड़े बिल्कुल नहीं चाहिए, आपका टोन बच्चों के साथ हार्श बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बेबी का किस्सा ऐसे भी आया, वो यूएसए से रिटर्न आए यहाँ पे,
या यूएसए गए थे, अभी याद नहीं मुझे, तो माँ अकेलापन बहुत महसूस करने लग गई और बेबी चिल्लाने लग गई। इतना चिल्लाना चालू हुआ बेबी के ऊपर कि बेबी सेम गया ऑटिस्टिक फेज में चला गया। हाँ, तो पेरेंट्स का बिहेवियर किड के साथ, क्योंकि आजकल किड भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, क्यों बहुत हो गए ज़्यादा। पता नहीं, हाँ, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स का बेबी के साथ बिहेवियर, हाँ, टीचर्स का बिहेवियर, फिर उसका स्कूल का एनवायरनमेंट, फिर घर का एनवायरनमेंट, और ये सभी बातें वो ऑटिस्टिक फेज से बाहर निकालने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। हाँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, तो फर्स्ट रोल तो आपका ही है, हाँ, आप ही उसके लिए उसको भगवान राइट, रहते हो। राइट, राइट। और हर माँ बेटा या बेटी के लिए उसके माँ पिता हीरो रहते हैं, हाँ, हर बेटा बेटी के लिए। राइट, तो राइट। माता पिता का यह बड़ा रोल है, और उसके साथ उसका खान पान का ध्यान, वो भी एक बड़ा रोल है। अभी ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते उसके ऊपर आज, लेकिन उनको ग्लूटेन फ्री डाइट और हाँ, केजिन फ्री डाइट, हाँ, यह डाइट फ्री देना हाँ, बहुत ज़रूरी है। हमारे वेबसाइट पे सब उसकी जानकारी है, हाँ, आप उससे ले सकते हो। हाँ, तो कैप्शन में भी हम डाल देंगे बाद में राइट, राइट। कि डाइट, हाँ, केजिन फ्री डाइट और ग्लूटेन फ्री डाइट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, शुगर, हाँ, शुगर जो है, शुगर तो उनके लिए पॉइजन है। राइट। एडीएचडी बेबी या हाँ, ऑटिज्म बेबी है, अगर उनको आइसक्रीम का एक स्कूप भी देंगे ना, हाँ, विद इन 24 आवर्स वो हाइपर हो जाते हैं, ओह! हाइपर हो जाते सो हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत कि इंपॉर्टेंट शुगर है, रिस्ट्रिक्शन चाहिए, बहुत। ग्लूटेन फ्री चाहिए, हाँ, और डिटेल डाइट के लिए आपकी वेबसाइट पे सब है। वेबसाइट पे सब कुछ है। हाँ, और मैंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया है, सब पेरेंट्स के लिए एक्सपेरिमेंट बताया है, 3 वीक्स का एक्सपेरिमेंट है। हाँ, और ज़रूर करना आप, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से डाइट देना है, हाँ, डाइट नहीं देना है, और हम क्या फॉलो करना चाहिए, तो राइट, आप जाके दे सकते हैं। राइट। तो यह सब रोल जो है माता पिता का आता है, कैसे डाइट देना है, कैसे कपड़े देना है, कैसा हाँ, रहन सहन करना है, हाँ, बच्चों में क्या इश्यू है। हाँ, और एक होता है ऑटिज्म बेबी में, एक सेंसरी इश्यू होता है और एक मोटर इश्यू होता है। ओके। सेंसरी इश्यू ने क्या कि जो भी आवाज़ें होती है ना, हाँ, उसको सहन नहीं होता। हाँ, वो कान 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 के कान ऊपर बंद कर हाथ रख देंगे, कान बंद कर या देते कपड़े हैं। उनके थोड़े खुरदरे हो गए, हाँ, कपड़े थोड़े रफ हो गए, हाँ, वो कपड़े फेंक देंगे, हाँ, उनको या वो सेंसिटिव हो जाते सेंसिटिव हैं। होते हैं, हाँ, लाइट ज़्यादा आ गई, हाँ, आँख बंद कर लेंगे। हाँ, जो हमारे सेंसेस है ना, उनके हाइपर होते हैं। हाइपर होते हैं, राइट। अभी वो क्यों होते हैं वो तो अलग क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन उसके लिए फिर उनके लिए अच्छा माहौल घर में बनाना, ज़्यादा आवाज़ ना हो, टीवी का आवाज़ ज़्यादा ना हो, या कोई अगर ज़ोर से म्यूज़िक बजा रहा तो उसको थोड़ा सा धीमे करे। राइट। तो ये सब बातें ना, फिर सेंसरी इशू कैसे कंट्रोल करें वो करना है। फिर एक मोटर इशू आता है हाँ, ऑटिज्म बेबी में। हाँ, मोटर इशू ने क्या कि कुछ बेबी के जो मसल्स थोड़ा फ्लैबी होते हैं, हाँ, उसमें टोन डेवलप नहीं हुँ, होता, हुँ, तो बच्चे पेंसिल पकड़ नहीं सकते। हाँ, तो ऐसे बहुत बच्चे कॉमन है कि कॉमन है, पेंसिल हाँ, नहीं पकड़ पेंसिल पाते। नहीं हाँ, पकड़ना, हाँ, या थोड़े चलते वक्त कॉशियस चलते हैं, हाँ, थोड़ा संभल के चलते हैं, तो उनका हाँ, मोटर इशू, तो हाँ, उनके लिए फिर अलग एक्सरसाइज देना पड़ता है। हाँ, तो थेरेपी सेंटर वाले करते ही है, हाँ, डॉक्टर डाइट तो बोलते ही है, हाँ, लेकिन माता पिता का रोल आता है उनसे एक्सरसाइज करवा के लेना, राइट, उनका डाइट प्रॉपर करना, राइट, और यह सब ना माता पिता खुश होके करें, हाँ, एक्सेप्ट होके करें। राइट, क्योंकि आप खुश रहोगे, आप एक्सेप्ट रहोगे, तो उसके बेबी में ऊपर असर इम्प्रूवमेंट पड़ेगा। बहुत जल्दी और अच्छे होते हैं। राइट, अगर आप नाराज़ रहोगे, आप दुखी रहोगे, क्यों मेरे जीवन में ऐसा बेबी आया? अगर ऐसे आप करोगे और मेरे जीवन में क्यों आया? ऐसा हाँ, बेबी क्यों आया? तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो व्हाय के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हाँ, करना है। कुछ बहस करे फ़ायदा नहीं है। आया है तो उसको सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे आए हैं। हाँ, मार्केट में बहुत सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन। अभी मैं होम्योपैथ डॉक्टर इसलिए मैं होम्योपैथी के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन हुँ, आपको जो भी अच्छा सॉल्यूशन लगे, वो जल्दी करना से जल्दी चाहिए। इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिखते हैं, और बहुत सारे बेबी ऑटिज़म फेज़ से बाहर आते भी हैं। हुँ, 100% क्योर होता है, नहीं हुँ, होता है, यह तो अलग डिबेट का विषय है। राइट, लेकिन उनका र लाइफ़ बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक लाइफ़ भी काफ़ी अच्छा होता है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो थ्रू आउट लाइफ़ अच्छे जिए हैं, बहुत फ़िल्म एक्टर्स हैं, राइट, साइंटिस्ट हैं। राइट, अभी कुछ 1-2 फ़िल्म एक्टर भी जिनको एडीएचडी हुआ, हाँ, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी। राइट, और उनके लाइफ में करियर में बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि ग्रो नहीं हो सकते, लेकिन माता-पिता का रोल इसमें बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा यस, एक्सेप्टेंस आप जो बता रहे। एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, और खुश होना है। हाँ, मैं और एक बात बताऊँगा इसमें, हाँ, जो किधर भी नहीं है, सबकॉन्शियस थ्योरी ऐसा कहती है हाँ, कि जब बच्चा सोया हुआ है हाँ, आपका, हुँ, कोई भी नॉर्मल बच्चा भी सोया हुआ है ना, तो उस बच्चे के बारे में ना नेगेटिव नहीं बोलना है घर में। हाँ, जब सो रहा है तब। सब सो रहा है तब। ओके, उस बच्चे के बारे में नेगेटिव, अभी सपोज़ माँ के साथ उसकी सिस्टर बैठी है हाँ, और बच्चा सो गया। हाँ, आज बच्चे ने बहुत तंग किया मुझे, ऐसा आज नहीं बच्चे ने, बोलना हाँ, चाहिए। बच्चा जब सो रहा है ना तब, अच्छा, वो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में सुनता है। करेक्ट। हम सोए हुए हैं या अलर्ट हो, हाँ, अपना सबकॉन्शियस माइंड ना हमेशा अलर्ट रहता है। हाँ, जब वो बच्चा सोया हुआ रहता है, हाँ, उसका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, हाँ, अरे क्या बोल रही है मम्मी, बहुत हुँ, तकलीफ देता हूँ, बहुत हुँ, तकलीफ देता हूँ।
ऐसा करता है, वैसा करता है। हाँ, तो हाँ, कुछ दिनों के बाद ना बच्चे में चेंजेस दिखते चेंज हैं, वो दिखते बिहेव हैं। चेंज करता है। हाँ, तो पॉजिटिव बोलना पॉजिटिव चाहिए। बोलना है। अभी यहाँ पे रोल किसका आता है? जो पहले दादा-दादी, नाना-नानी बच्चों को आजू-बाजू के लोग सारे, जो जो भी पहले हो। बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। हाँ, अच्छी-अच्छी कहानियाँ अच्छी-अच्छी सुनाते। कहानियाँ सुना के उनको सुलाते थे। हुँ, और वो पहले के बच्चे ना दादा-दादी के पास सोते थे, हाँ, माँ-बाप के पास नहीं। नहीं सोते थे, हाँ, राइट, हाँ। राइट। तो अच्छी कहानी सुना के उसको थपथपाते थपथपा दादी भी सोती थी हाँ, और वो भी सोते थे। हाँ, सो उनका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा था। अच्छा था, राइट। ये बहुत हाँ, ज़रूरी तो है। बच्चे सोने के बाद आप घर में क्या टीवी देख रहे हो, कौन से प्रोग्राम देख रहे हो, क्या म्यूजिक लगा रहे हो या उनके साथ क्या बात कर रहे हो, बच्चे सोने के बाद ना उससे हाथ फिराओ। तू हुँ, मेरा अच्छा बेटा, तू मेरा हाँ, होशियार बेटा, तू बराबर मेरा है। होनहार बेटा, हाँ, अच्छा बच्चा, सच्चा बच्चा, यह राइट, सजेशन देके आप भी सो जाओ। राइट, तो देखिए रिजल्ट कुछ दिनों के बाद अच्छे आते हैं। पक्का। बच्चों के लिए सबकॉन्शियस थ्योरी के लिए और भी बहुत सारे मेडिटेशन है, कभी तो ही बताएंगे। बहुत ही अच्छा चल रहा है अपना पॉडकास्ट, हाँ। लेकिन टाइम की वजह से हमें थोड़ा कम बोलना पड़ रहा है। यस। लेकिन सर की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा सकते हैं और ये सारे टॉपिक वहाँ पे है, हाँ। आप देख सकते हैं। और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज करिए, हम एक और पॉडकास्ट करेंगे सर के साथ। आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो आज हमने जो भी चर्चा की है उसमें ज़्यादातर बिहेवियरल डिसीजेज, उसके लिए कौन सी होम्योपैथी थेरेपी या कैसे डायग्नोस करते हैं और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब हमने डिटेल में बताया है। ऑटिज़म के क्या क्या लक्षण है, एडीएचडी के क्या क्या है, बिहेवियरल डिसीजेस कौन से हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, हाँ। और ज़्यादा बात कर सकते हैं हाँ। इसके ऊपर, लेकिन आपने जो भी हमें आज बताया सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छा लगा और हमें बहुत समझ आया कि अभी क्या करना चाहिए। यस। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है पेरेंट्स के लिए कि इसके लिए इलाज है होम्योपैथी में। डॉक्टर ताथेड्स होम्योपैथी क्लिनिक में आप जा सकते हैं। सर, हमें थोड़ा-सा आप होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में बताएँगे आपके? यस। मैं डॉक्टर गिरीश तातेड़, मैं 25 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने मेरे बीएचएम में डिग्री जो है वो लोकमान्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज चिंचवड से ली हुई है। हाँ, और मैंने एमडी जो किया है वो फोस्टर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से किया है मैंने। और जब एमडी करने के बाद फिर जैसे मेरी दिलचस्पी बढ़ गई होम्योपैथी में और बच्चों में खास जैसे मैंने बोला 10-15 सालों में, और जब मैंने देखा कि एडीएचडी ऑटिज्म यह डिसऑर्डर काफ़ी बढ़ गया है तो मैंने हाँ, उसमें काफ़ी स्टडी चालू किया। फिर सिर्फ होम्योपैथी पार्ट नहीं, उसके हाँ, लिए थेरेपी पार्ट क्या है, हाँ, डाइट पार्ट क्या है, हाँ, मेडिटेशन पार्ट क्या है, राइट, बिहेवियरल पार्ट क्या है, काउंसलिंग पार्ट क्या है। जो सबसे अच्छा है, बेस्ट है, वह टीम पूरी हमारे क्लिनिक में है। हमारे पास काउंसलर है, असेसमेंट है, डाइटिशियन है, डॉक्टर्स टीम है। 24/7 डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं ताकि किसी भी बच्चों की प्रॉब्लम आया हम उसको गाइड कर पाए। हाँ। तो इस तरह से हम एडीएचडी और ऑटिज्म पे पूरा काम करते हैं। बहुत ही अच्छा, आपके पास पूरी टीम है, आपने बताया। हाँ। और आपका एक सेंटर विमान नगर में हाँ, भी। एक सेंटर विमान नगर में है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे वेबसाइट पे या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी हम टेस्टिमोनियल्स डाले हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100 पेशेंट में से एक आध पेशेंट तैयार होता है कि मैं वीडियो दे सकता हाँ, हूँ मैं। हाँ, हाँ, हम उसमें सभी उस पेशेंट का बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि वो हम बोलते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिला, हम वीडियो देंगे क्या आप? हाँ, वो बोलते हैं हम नहीं देंगे वीडियो। हाँ, लेकिन जिन माता-पिताओं ने वीडियो दिया है, आई हाँ, एम मिलियंस ऑफ थैंक्स टू देम, क्योंकि हाँ। उस और वीडियो की ज़्यादा वज़ह से से ज़्यादा लोगों ने देना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है जिन जो लोग को अभी पता नहीं है कि हाँ। इस चीज़ के लिए कुछ अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा, है हाँ, हाँ। और जिसको फ़ायदा हो रहा है, तो हम आज बताएँगे ऑडियंस को कि जिसको फ़ायदा हुआ है वो भी वीडियो वीडियो दीजिए। दे ताकि और लोगों के साथ बात फैले और जो बेबी सफरिंग हो रहे, हाँ, माता-पिता सफरिंग हो रहे, हाँ, वो उससे बाहर आ जाए। बाहर आ जाए। यस। ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने आज हमें बताया। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।